हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों ने पीछे की क्लास आपने जरूर देखी होगी। इस चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट आपने फर्स्ट देख लिया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो आज हमारा शुरू होने वाला है पार्ट नंबर 2 और लास्ट पार्ट इसका चैप्टर का होने वाला है। इस चैप्टर के जो लास्ट पार्ट जो है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और जो भी लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो है सारे के सारे वो हम कवर करने वाले हैं, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहना वीडियो के साथ में, क्लास के साथ में। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर जरूर करना ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके। एग्जाम उनकी भी नजदीक आ रही है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो देखने के बाद में कि क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन कैसे लगे। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही सही एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो आज का देखिए हम बात करने वाले अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन से करेंगे शुरुआत, और लघुत्रात्मक क्वेश्चन कंप्लीट करवा के चैप्टर आज डन कर देंगे। फिर हम शुरू करेंगे कल हमारा 4th का चैप्टर मीन्स, कार्बन और उनके यौगिक। तो आज हम देखें जो धातु और अधातु है उसका सेकंड पार्ट जो है उसका हम देखेंगे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। देखिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे आज। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न इसके अंदर है वो है आपका, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम बताइए। अब मैंने बताया था तो हो जाएगा गैलियम और सीजियम। लिखिए हथेली पर रखने पर पिघलने वाली, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम बताइए। पिघलने वाली धातु का नाम बताइए। तो नाम क्या होगा इसका? गैलियम, गैलियम और सीजियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखना है एक एक चीज को। एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, तन्यता को परिभाषित कीजिए तथा सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, नाम लिखिए। यहां पर आपको पता होगा, मैंने बताया था गुण कि तन्यता, आघातवर्धनीयता, तन्यता और धावनिक सोनरस, और आपका एक और बताया था मैंने, क्या बताया था बताइए? तन्य सुचालक है ना, चालक विद्युत की और उष्मा की। ठीक है ना, तो तन्यता के बारे में मैंने बताया था कि कोई चीज, कोई भी धातु है उसको अगर हम खींचते हैं तो पतले लंबे तार के रूप में वो बदल जाती है, और इस गुण को कहते हैं, उसका तन्यता का गुण कहते हैं। और सबसे तन्य धातु की अगर बात करें तो सबसे तन्य धातु जो होती है प्रकृति के अंदर, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको किसका, सोने का। तो सबसे तन्य धातु जाएगी सोना। उसको कराने की मेरे को जरूरत नहीं है अभी क्योंकि मैं वो पहले करवा चुका हूं। आगे देखिए, आगे हमारा जो रहेगा क्वेश्चन वो रहेगा, भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए, या फिर भर्जन व निस्तापन को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। भर्जन व निस्तापन, भर्जन व निस्तापन की परिभाषा दीजिए। भर्जन व निस्तापन की परिभाषा दीजिए। ये बात कर रहा हूं मैं अति लघुत्रात्मक की। अति लघुत्रात्मक परिभाषा पूछेगा, और बात करें लघुत्रात्मक, अगर ये प्रश्न पूछे तो उसमें आप क्या करना है, इसके बीच में अंतर पूछ सकता है। तो परिभाषा लिख लीजिए, इस प्रक्रिया में अयस्क की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्सीजन में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया, देखो लिखिए, सबसे पहला लिखिए, यह प्रक्रिया, मैं बात कर रहा हूं किसकी, भर्जन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? भर्जन यहां हो जाएगा और निस्तापन यहां हो जाएगा। यह प्रक्रिया, देखिए यह प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड, यहां पर जिंक सल्फाइड ले सकते हो आप, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को हेतु प्रयुक्त की जाती है, हेतु प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। और अगले वाले में क्या करोगे आप, निस्तापन में क्या करोगे आप, यह प्रक्रिया कार्बोनेट, लिखिए यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कार्बोनेट, यह प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्कों के लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की
जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जिसका होने वाला है, आपको चाहे अंतर पूछे चाहे परिभाषा पूछे, दोनों में यही करना है, सेम करना है, लघुतरात्मक हो चाहे अतिलघुतरात्मक हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखेंगे, अगली परिभाषा है, इस प्रक्रिया में एशक को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। देखिए, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें क्या लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट, इसमें लिखिए, इस प्रक्रिया में अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझें, फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, धातु और अधातु में अंतर। अब जो ये मोस्ट क्वेश्चन की मैंने बात कर रहा हूं मैं, तो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया कि हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम क्या होगा, गैलियम और सीजियम। क्योंकि गैलियम में क्या होता है, कच्चड़ भरा हुआ होता है, और किस अवस्था में होता है, वो द्रवावस्था में होता है। तो देखिए, हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम हो जाएंगी। निस्तापन और भर्जन की परिभाषा पूछे, अगर आपको अतिलघुतादे के अंदर से बोलेगा कि निस्तापन और भर्जन की परिभाषा लिखिए, तब तो आपको यह करना है। अगर आपको पूछे कि निस्तापन और भर्जन में कोई दो अंतर लिखिए, निस्तापन और भर्जन में कोई दो अंतर लिखिए, तो ये क्वेश्चन किस में चला जाएगा, आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न में चला जाएगा। तो उसमें आपको किस प्रकार से करना है, पहला आप लिखोगे, बात मैं करूं भर्जन की। देखिए, पहले भर्जन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किसकी, निस्तापन की। तो भर्जन और निस्तापन में अंतर बात करें तो क्या होगा, भर्जन में पहली परिभाषा क्या होगी आपकी, कि इसमें सल्फोनेट या फिर इसमें सल्फाइड एस्को को गर्म किया जाता है। देखो, इसमें सल्फाइड एस्को को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें सल्फाइड एस्को को प्रयुक्त किया जाता है। और निस्तापन की बात करें तो उसमें बोल देंगे इसमें कार्बोनेट एस्को को काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, निस्तापन का और भर्जन का। दूसरा पॉइंट होगा भर्जन का, कि इसके अंदर क्या होता है, वायु की उपस्थिति में जब अयस्कों को गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। वायु की उपस्थिति में जब अयस्कों को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, और निस्तापन के अंदर क्या होगा, निस्तापन के अंदर होगा कि जब सीमित वायु में, मतलब कि वायु तो होगी लेकिन वो सीमित होगी, मतलब उसकी बहुत कम मात्रा होगी। ठीक है ना, एक न्यूनतम भाग में वो अगर क्या होगा, वायु जो रहेगी, सीमित वायु की मात्रा में अयस्क को गर्म करने पर उसे ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको निस्तापन और भर्जन क्या होता है, उसके बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन जो होने वाला वो है धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर किस प्रकार से हम करेंगे, एग्जाम में अगर आ जाए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु में अंतर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना है, याद इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु और अधातु में अंतर। अगला आपको पता है धातु और अधातु में अंतर आप कर दोगे, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं, जो समझ में नहीं आने वाले हैं वो आप कर लेना। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर, अधातु में अंतर, ये क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, बता दिया मैंने आपको। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और धात्विक की क्षारीय। ठीक है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, आपको बता दिया मैंने, मरकरी। ठीक है ना। सोडियम सिलिकॉन तक क्लोरीन से कौन सी उपधातु है, तो क्या जाएगा, सिलिकॉन। आघातवर्धनता किसे कहते हैं, कुछ धातुओं को पीट करके उसको एक पतली परत या चादर के रूप में बना जाता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघातवर्धनता कहता हूं। ये समझ में आ गया होगा, पहले बता भी चुका हूं मैं। ठीक है, इसके ऊपर में डिटेल से मैंने बता दिया है। अगला है धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, सोचिए एक बार आप। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि धातुएं जो होती है ना वो उष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर उष्मा जल्दी से ट्रांसफर होती है ताकि वो जल्दी से गर्म हो सके, और जल्दी गर्म होंगी तो खाना जल्दी से पकेगा। ठीक है ना। इसलिए जो बर्तन होते हैं खाने के वो धातु के बनाए जाते हैं, न कि प्लास्टिक के। ठीक है, प्लास्टिक जल जाएगा। ठीक है ना। अन्य किसी चीज का लो तो भी वो भी गर्म नहीं होगा। धातु में क्या होता है, उस संचरित की जो दर होती है वो जल्दी होती है, तेज होती है। उसके कारण क्या होता है, वो जल्दी गर्म होती है और खाना जल्दी पकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है, ये लिखिए, सिल्वर व कॉपर। लिखिए, उष्मा की सबसे अच्छी चालक, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु क्या हो जाएगा, तांबा, कॉपर और सिल्वर, Ag व Cu, सिल्वर और कॉपर। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी धातु उष्मा की कुचालक होती है। कुचालक की बात करें, ये तो है चालक, और कुचालक की बात करें तो यहां पर हो जाएगा लेड और मरकरी। कुचालक, कुलाचक नहीं है, कुचालक है। कुचालक लेड, यहां पर हो जाएगा लेड और मरकरी। क्या हो जाएगा, लेड और मरकरी। ठीक है ना। स्कूल की घंटी धातु क्यों बनी होती है, आपको पता है स्कूल की घंटी धातु क्यों बनी होती है, क्योंकि उस पर जैसे चोट मारेंगे तो क्या होता है, वो आवाज उत्पन्न करेगी, और ये गुण क्या कहलाता है, धावनिक कहलाता है, धावनिक सोनोरस कहलाता है, ताकि वो सबको सुनाई दे सके। ठीक है। अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा। ठीक है ना। ये लिख लीजिए थोड़ा सा पॉइंट। कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें, तो वो हो जाएगा हीरा। और इसका एक प्रश्न पूछा जाता है, हीरे का गलनांक और क्वथनांक, हीरे का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, वो क्या होता है, यहां पर लिखेंगे हीरे का गलनांक और क्वथनांक होता है आपका बहुत अधिक। क्या होता है रे, बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम के किसी एक ऐसा का नाम लिखिए। एल्यूमिनियम कोई ऐसा का हो जाएगा बॉक्साइड। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड। अगर तांबे का, लोहे का पूछे क्या करेंगे आप, हेमेटाइट एसिड। क्या करेंगे, हेमेटाइट एसिड। ठीक है। खनिज किसे कहते हैं, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर भूपट्टी में जो पाई जाती हैं वस्तुएं स्वतंत्र रूप से, प्राकृतिक रूप से, वो निकालते हैं और काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं खनिज। ठीक है। ऐसा क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, देखो कुछ स्थानों पर। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, खनिज अयस्क और गैंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि परिभाषा इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है ना। खनिज अयस्क और गैंग की परिभाषा इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला है, लोहा धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। छोड़ दीजिए, को नहीं आएगा, ये आ चुका है लेकिन अभी नहीं आएगा, और पूछे तो आपको मना देना है। कैसे बनाएंगे मैं थोड़ा सा अगली वीडियो में बता दूंगा इसको। पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के लिए डुबोकर क्यों रखा जाता है, लिखा जाता है ये, पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के या फिर मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, बताइए क्यों रखा जाता है। क्योंकि ये दोनों धातु जो होती है वो क्रियाशील होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन या फिर वायु की उपस्थिति में। लिख लीजिए, वायु की उपस्थिति में क्या होती है, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसलिए ये क्रिया न करे वायु के साथ में। इसको इससे बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
एनोडीकरण को समझाइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये मैं करवाऊंगा भी आपको। देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन समझेंगे हम। एनोडीकरण क्या होता है, ध्यान रखना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, और आपकी जिम्मेदारी है इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है, बस रिपीटेशन होती रहती है हर बार और वही आपकी होने वाली है। लघुतरात्मक क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एनोडीकरण की, किसकी, एनोडीकरण की बात हम करने वाले हैं। एनोडीकरण देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, एनोडीकरण है, ठीक है ना, लिख लीजिए एनोडीकरण। एनोडीकरण किसे कहते हैं, एनोडीकरण को समझाइए उदाहरण सहित, लिख लीजिए इसमें। इसके क्या उपयोग है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण, बहुत सिंपल है। देखिए एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को या प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं रे, एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। इसका उपयोग बात करें, यहां पर शायद ये पूछा इसने कि उपयोग बताइए। एनोडीकरण कहते हैं वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। और ये काम कैसे होता है, वायु के संपर्क में आने पर, ठीक है ना, वायु की प्रेजेंस रहेगी तभी होगा। इसके रिएक्शन में बताऊं आपको, तो यहां पर देखिए कोई धातु है, एल्यूमिनियम मैंने ले ली, इस पर मैं जैसे इसको ऑक्सीजन संपर्क में लाऊंगा तो यहां पर बनेगा ALO, कैसे है क्या, Al2 है ना, ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, और इसकी परत बन जाएगी। आगे देखिए इसके अंदर है अगला क्वेश्चन की पतली परत का निर्माण हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। रिएक्शन मैंने बता दूं कि धातु की जो ऑक्सीजन के साथ में करेंगे तो आपकी धातु ऑक्साइड बनता है और ऑक्साइड जो परत पड़ जाती है उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक वस्तु के एनोड बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युतापकरण किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन के एल्यूमिनियम के साथ विक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बना देता है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। हाँ तो इसको लिख लीजिए, इंग्लिश जो ऑक्साइड की जो परत होती है इसका एक कलर प्राप्त करते हैं, फिर इसको रंग करके वस्तु को आकर्षित बना जाता है। बर्तनों के ऊपर देखे होंगे नीचे आपका गोल्ड कलर का रहा होता है, किसी के अंदर कॉपर कलर का रहता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जल की क्रिया कराने पर तैरना प्रारंभ क्यों करते हैं, छोड़ दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्वारेजिया क्या है, ये लिख लीजिए। एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया क्या है, देखिए उदाहरण जगह इसका उत्तर लिखेंगे। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 में लिखिए, 3:1 में HCl व सांद्र HNO3 का मिश्रण, होता है और इस अनुपात से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। HNO3 का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया प्रबल संक्षारक है। यह क्या है, एक प्रबल संक्षारक है, यह प्रबल संक्षारक है, मतलब कि यह हर वस्तु को गलाने की क्षमता रखता है, धातु को गलाने में समर्थ होता है। यह प्रत्येक धातु को गलाने में समर्थ होता है, तो देखिए यहां पर एक तो होता है HCl और एक होता है आपका HNO3। यहां पर क्या बनेगा आपका एक्वारेजिया, क्या बनेगा एक्वारेजिया। इसको एक और नाम बोलते हैं अमलराज, क्या बोलते हैं अमलराज, मतलब अमलों का राजा। इसका अनुपात होता है 3 का और इसका होता है 1 का, तो कुल मिलाकर के निकलता है 3:1 मिश्रण, ठीक है ना। ये होगा आपका एक्वारेजिया। अगले क्वेश्चन देखेंगे, सक्रियता श्रेणी को समझाइए। लिखिए समझाइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, यहां पर देखेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। लिखिए सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी
क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है। अवरोही क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है। सोडियम क्लोराइड का बनना समझाइए। आगे देखो, सोडियम क्लोराइड का बनना, किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बनता है, ये श्रेणी है। इसमें आपको धातु का लिखनी है कि किस प्रकार से धातु ऊंची नीचे, मतलब कि कौन सी क्रियाशील ज्यादा होती है, कौन सी क्रियाशील कम होती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला जो मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, वो देखिए कौन से हैं, लिखते जाना साथ साथ में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर कठोर होते हैं, कठिन होते हैं, वो बता देता हूं आपको। और बाकी जो इजी है टाइप में है, इजी टाइप क्वेश्चन है, वो सारे के सारे मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो कर लेना आप। अगला है, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। देखिए ये लिखिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, उच्च क्यों होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। आयनिक व गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर रासायनिक आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनके मध्य, लिखिए उसका उत्तर है, इनके मध्य उपस्थित मजबूत प्रबल आयनिक आकर्षण बंध, आयनिक आकर्षण को, प्रबल आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिखिए, क्या लिखेंगे, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि इसको गलाने के लिए क्या होते हैं, आपको आयनिक बॉन्ड ज्यादा होते हैं इसके अंदर, और ज्यादा होंगे तो उसको ताप ज्यादा चाहिए होगा गलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण को समझाइए। ये आप खुद करेंगे, है ना। पास बुक से जिससे भी आप सोल्यूबर लगते हैं, आपको जो इजी लगता है उससे आप कंफर्टेबल है वहां से याद कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं आपको, विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि, अपघटनीय परिष्करण विधि, विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि इंपोर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसको, है ना, इंपोर्टेंट लगाना इसको ऊपर। 2 नंबर का पूछा था ये क्वेश्चन, 2 मार्क का। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम मैग्नीशियम करा दिया है आपको। अगला है, ये लोहे के जंग की किस तरह से बचा सकता है, ये आपको पता है। ये सद लेपन हो गया, पेंट करके ग्रीस लगा करके लोहे को जंग लगने से बचा सकता है, ऐसे तो आप छोटे छोटे कर दोगे। और आगे देखिए, सोने के आभूषण बनाने के शुद्ध सोने का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों। कि देखिए, सोने का आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत अत्यधिक नरम होता है, तन्य होता है, इसलिए संभव नहीं है। तो इसके अंदर क्या मिलाते हैं, या तो कॉपर मिलाते हैं या फिर Ag मिलाते हैं, मतलब कि चांदी मिलाते हैं। 2%, कितने परसेंट, 2%, ताकि ये क्या बन जाता है, 22 कैरेट बन जाता है। कैसे बन जाता है, 22 कैरेट बन जाता है, और 22 कैरेट में आराम से आसानी से गहने लोहे जो भी है वो बन सकते हैं। आगे देखिए, ऐसा से धातु निष्कर्षण, ये छोड़ दीजिए आप, ये आपके हो जाएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3 के चैप्टर के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। कल हम बात करने वाले हैं किसकी, आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, कौन सा है, कार्बन और उसके यौगिक। मैं मानता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, कार्बन और उनके यौगिक, लेकिन हम इस चैप्टर को आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे। जो भी एग्जाम में बेटर क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, देखिए मैं मोस्टली बात करूं तो आपका आईपीएससी नाम पूछता है और संरचनाएं पूछता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं पूछता है, और इसके अंदर बॉन्डिंग पूछता है, सहसंयोजक बंध कितने हैं वो पूछता है, ठीक है ना। और सूत्र पूछता है कि बेंजीन के सूत्र क्या होते हैं। आईपीएससी नाम के मतलब ये हो गया आपका, ठीक है ना। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कार्बन का प्रूफ हो गया, आपके घर हीरा ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, उनके बारे में पूछता है, ठीक है ना। वो सारे करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है उस चीजों की, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, कार्बन और उसके यौगिक। तो 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए आपके, 1, 2 और 3। तो हम शुरू करने वाले हैं कल अपना 4th का चैप्टर, कार्बन और उसके यौगिक। तो आई होप सभी लोगों ने ये तीनों चैप्टर की क्लासेस
नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे और क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। और यही उम्मीद के साथ ही मैं अगला चैप्टर कल स्टार्ट करूंगा। सपोर्ट जरूर करना, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ला 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 ला।